हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे बात करने की मेरी इच्छा बहुत दिन से थी। मैं चाहता था कि आपको अभी के टाइम में इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को कुछ कुछ अपने अधिकार पता हो, हमारा क्या अधिकार होता है और हमारा जो होते हैं अधिकार, जो हमारे राइट्स होते हैं वो देने का काम करती है कौन? इंडियन जुडिशियरी, हमारी न्यायपालिका। हमारे इंडियन रूल बुक में बहुत सारे ऐसे अधिकार लिखे हुए हैं जिसको हमको अभी तक आइडिया नहीं है। हमको इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया रहता नहीं है यहाँ पे। जब तक हमको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होगी हम अपने लिए फाइट नहीं कर सकते यहाँ पे है। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत खास रहने वाला है। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 395 है, यानी बोले अगर अनुच्छेद की बात बोले अगर हम 395 हमारे बेसिक आर्टिकल से यहाँ पे है। उस आर्टिकल में जो उसका भाग 3 है, हमारे जो रूल बुक का जो भाग 3 है उसमें हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स आता है, जिसमें जो भी इंडिया का नागरिक है, जो भी इंडिया का सिटीजन है उसके क्या क्या अधिकार होंगे, वो कैसे अपने अधिकारों का यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। इन सब के बारे में हमको आइडिया मिलता है। टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट इज आवर राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिखा गया हमारे फंडामेंटल राइट में। और उसी फंडामेंटल राइट का एक ऐसा आर्टिकल इसको लगता है कि ये आर्टिकल हमारे रूल बुक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिकल है, वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 32, जिसमें बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रीट के बारे में बात की गई है। WRIT, रीट। रीट का मतलब आपको क्या होता है यहाँ पे है, तो रीट में कुछ पावर्स मिलते हैं जिस पावर का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे है। और ये जो आपको रीट होते हैं इसको आपको लागू करने यानी इसको इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो काम होता है या तो सुप्रीम कोर्ट का और नहीं तो हाई कोर्ट का यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारा है रीट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी इंडियन रूल बुक में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। दिस आर्टिकल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको है? फंडामेंटल राइट बोलते हैं, हमारे मूलभूत अधिकार बोलते हैं। और इसी अधिकार में हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के सिटीजन का क्या क्या अधिकार है। अभी जो भी अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, इन अधिकार में एक हमारा जो आर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं आर्टिकल 32। ये आर्टिकल जो 32 है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिकल है, जो सबसे मजबूत आर्टिकल है वो हमारा आता है आर्टिकल 32 आता है। इसके बारे में आज हमको बात करना है। अब देखिए इसमें होता क्या है। संविधान में रीट की व्यवस्था कैसे की गई यहाँ पे है, तो देखिए अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो गया, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है कि मुझे इस देश में इक्वालिटी मिली हुई है, समानता मिली हुई है। मैं इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर मेरा जन्म अगर हुआ है ना, तो मैं आपको किसी भी आपको और स्टेट में मैं इजीली मूव कर सकता हूं, जाकर वहां पर घूम सकता है, यहाँ पे हूं, ये मेरा अधिकार है। इक्वालिटी मिला हुआ है, हमको राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, हम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं इंडिया में, कोई रोकने टोकने वाला हमको यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी पर्सन के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट पे अगर कोई अगर अटैक करता है तो उस केस में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 32 है इसका प्रयोग करके हम या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब मेरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, आपका फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है, तो उस केस में ये आपको आर्टिकल 32 हमको सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए हम उसके लिए जाने के लिए हम लोग एप्लीकेबल होते हैं और जाके अपना जो भी समस्या यहाँ पे है, जो भी हमारा जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसके अगेंस्ट में जाके हम अपना कंप्लेन कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। और इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एलिजिबल है। यानी अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट अगर तोड़ दिया, जैसे मान लीजिए कि हमको इंडिया में हमको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार मिला हुआ है, अगर हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर टीका लगा रहे हैं या कुछ भी अगर अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी इंडिया का नागरिक हमको ये नहीं बोलेगा तुम टीका मत लगाओ, कोई मुस्लिम को कोई ये नहीं बोलेगा तुम टोपी मत पहनो, कोई अगर सिख अगर है, कोई पंजाबी है और उसने पहन रखा है पगड़ी, तो उसको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमको आपको पगड़ी नहीं पहनना है, ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ पे है।
अगर कोई अगर बोलता है यानी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, और उस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। या फिर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे है। सिंपल सी बात है, हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट अगर होगा तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट में भी या फिर हाई कोर्ट में भी जाने के लिए एलिजिबल यहाँ पे है ना। ये आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को क्या बोला, संविधान की आत्मा और हृदय ना, संविधान की आत्मा और हृदय, द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का हाथ उनको था यहाँ पे है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट था। कैसे इंपॉर्टेंट है चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीट है। अब 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, वन बाय वन समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट रीट है उसका नाम होता है हाबियस कॉर्पस, जो बोलते हैं हेबियस कॉर्पस बोलते हैं यहाँ पे। ये हमारा होता है पहला रीट होता है। अब समझते हैं होता क्या है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब समझिएगा, अगर मैं अभी इस टाइम पे हमारा एक आपको चल रहा है, क्लास चल रहा है, और क्लास के दौरान मान लीजिए कोई पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाला ने बोला कि उत्कर्ष सर आपको अरेस्ट करना है यहाँ पे है। हम बोलेंगे अच्छा अरेस्ट करना है, तो सबसे पहला मेरा अधिकार वहां पर क्या होगा, ठीक है अरेस्ट कीजिए। लेकिन क्या कोई अगर रीजन अगर है तो आपको हमको बताना होगा, रीजन बताना होगा। पुलिस वाले हमको बताएंगे, रीजन बताएंगे कि आपको हम किस लिए अरेस्ट करने आए हैं यहाँ पे। रीजन बताने के बाद मैं पुलिस का कोऑपरेट करूंगा और मैं उनके साथ जेल में जाऊंगा। जैसे पुलिस हमको लेके जाएगी, पुलिस स्टेशन लेके जाएगी, तो उस समय मेरे नाम पर FIR होगा। FIR को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे नाम पे FIR होगा तो उसमें आपको डेट लिखा जाएगा, किस डेट को मुझे अरेस्ट किया गया और कितना बज के कितना मिनट पर अरेस्ट किया गया। अगर अरेस्ट किए 24 घंटा अगर हो गया है, हेबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग कि किसी पर्सन को अगर किसी के द्वारा अगर अरेस्ट किया गया, कोई पुलिस ने अगर अरेस्ट किया, तो उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर जो नियर में जो होगा कोर्ट होगा, उस कोर्ट में आपको हमको लेके जाकर प्रस्तुत करना है यहाँ पे होगा। इसलिए इसका मीनिंग मैंने लिखा है शरीर को प्रस्तुत करना। कहाँ पे, तो कोर्ट में। कहाँ पे, तो कोर्ट में इसको हमको उनको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो कोर्ट में हमको 24 घंटे के अंदर लेके चले गए तब तो ठीक। अगर 24 घंटा से अगर ज्यादा अगर हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको काम करता है हेबियस कॉर्पस। जो मेरे फैमिली के लोग होंगे या जो मेरा वकील होगा, जो मेरा एडवोकेट होगा, वो पहुंच जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाएगा और कोर्ट में जाकर बोलेगा जज साहब हमारे मुवक्किल को आपको जो पुलिस है उसने अरेस्ट किया और 24 घंटे से ज्यादा हो गया और 24 घंटे के अंदर में अभी तक उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पे 24 घंटे से अब ज्यादा हो गया, तब कोर्ट उस समय आपको पूछेगा रीजन उस थाना से कि आपको आने में क्यों लेट हो गया। आपने इस कैदी को जो पर्सन है, जो हम है, हमको आपको जो आपने क्या किया, अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के 24 घंटा के अंदर में आपको कोर्ट में लेके जाना था, लेकिन आप तो कोर्ट में लेके हमको आए नहीं, यहाँ पे है हम तो कोर्ट में आपको नहीं गए हैं। तो पहले कोर्ट पूछता है रीजन। अगर जो पुलिस वाले होंगे, जो आपके थाना के इंचार्ज होंगे, अगर वो एक्चुअल रीजन दे दिए, जैसे वो बोल सकते हैं कि सर हम इनको लेके आ रहे थे लेकिन तब तक हमारे एरिया में क्या हो गया, दंगा हो गया, राइट हो गया, जिसकी वजह से पूरा रामनगर की जो पुलिस है वो उस दंगे में आपको बिजी हो गई, लोगों को आपको शांत करने में, जो भी आपको समाज के अंदर जो घटना घट रही थी उसको रोकने के लिए सारी पुलिस बिजी हो गई, इसीलिए सर लेट हो गया। या फिर वो कुछ और रीजन देगी कि सर आ रहे थे, सर गाड़ी का जो चक्का है वो पंचर हो गया था यहाँ पे, इसीलिए हमको आने में थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे ना। अगर उनका रीजन अगर वैलिड अगर होगा तब तो जज आपको संतुष्ट हो जाएगा, जज कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर उनका रीजन वैलिड अगर नहीं हुआ तो जज उनकी लंका लगा देगा यहाँ पे है ना। अगर मान लीजिए हमको थाना में अगर उनको रखे 24 आवर से ज्यादा अगर हो गए हैं, टाइम अगर हो गए हैं है ना, और अभी तक हम अगर कोर्ट में नहीं गए हैं, तो उस केस में आपको जज पहले पूछेगा, नहीं आपको ये पूछ लिया, कारण पूछ लिया, क्यों नहीं लेके आए। अगर कारण अगर वो नहीं बता पाए है ना, तब जज निकालेगा, नोटिस निकालेगा उस थाना के ऊपर और उस पूरे थाना के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर इंक्वायरी में अगर वो लोग अगर गलत साबित अगर हो गए तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड।
क्योंकि जज से बड़ा कोई बॉस नहीं होता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो थाना के आपको होते हैं मालिक होते हैं, लेकिन जो कोर्ट होता है वो पूरा देश के लिए होता है, इसलिए वो पूरा थाना को ही आपको चाहे तो आपको डिसमिस कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पे है, याद रखिएगा। और ये पावर आपको कहाँ से मिलता है? हाबियस कर्पस से। यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कभी अगर हो, अगर आपको पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया है और 24 घंटे के अंदर में अगर आपको कोर्ट में ले जाकर प्रस्तुत नहीं किया है, तो उस केस में हाबियस कर्पस काम आएगा और सीधे आपको कोर्ट से आता है ऑर्डर थाना के अंदर कि जितने भी पर्सन को तुमने अरेस्ट किया है सबको अभी छोड़ो, या तो अभी छोड़ दो और नहीं तो इंस्टेंट कोर्ट में लेके आओ। ये आपको पावर कौन देता है? हाबियस कर्पस देता है। समझ में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैंडेमस बोलते हैं। अगला को क्या बोलते हैं? मैंडेमस बोलते हैं। यहाँ पे है, इसका मीनिंग होता है कार्य करने का आदेश। अब समझिएगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ हम जाते हैं तो वहां को बोलते हैं जो अधिकारी होते हैं कि सर अभी अब लंच हो गया है, अभी खाना खाने का टाइम है, कंप्लेन लिखने का टाइम नहीं है ना। अगर आपको पता है कि लंच का टाइमिंग कुछ और है, झूठ बोल रहा है, तो आप क्या कीजिए, चुपचाप वहां कुछ नहीं बोलना है। कहाँ पहुंच जाना है? कोर्ट में। उसका रिकॉर्डिंग बना लीजिए और रिकॉर्डिंग बना के पहुंच जाइए कोर्ट में कि सर देखिए टाइम मैंने रिकॉर्डिंग बनाया है, इस टाइम पे लंच ब्रेक नहीं होता है, लेकिन उस अधिकारी ने क्या किया, मेरा काम करने से मना कर दिया। जैसे ये बात बोलिएगा ना कोर्ट में जो होगा जज, अरे बोलेगा अरे बाप रे, आर्टिकल 32 है सबसे पावरफुल आर्टिकल और इसके तहत ही आया हुआ है बोलने के लिए। इंस्टेंट जिस आपको जो आपको वो था ऑफिस था जहां लोगों ने काम नहीं किया होगा वहां पहुंच जाएगा नोटिस कि जब लंच का टाइम नहीं हुआ था तब आप इस आदमी का काम क्यों नहीं किया, क्यों मना किया, रीजन दीजिए यहाँ पे। तो वो बोल सकता है कि अरे सर देखिए ना आपको हमको बीमारी है, डॉक्टर बोला है कि इस टाइम खाना खाना है, इसलिए सर अपना लंच पहले करते हैं। अगर रीजन वैलिड अगर हुआ तो वो पर्सन छूटेगा। अगर रीजन वैलिड नहीं हुआ अगर तो जज उनका जॉब खा जाएगा। जज के पास वो बहुत पावर होता है, सबसे बड़ा कोई होता है ना पावरफुल तो होता है जज होता है, याद रखिएगा। पुलिस वाले जज के सामने आपको है ना आराम से काम करते हैं, जल्दी कुछ बोलते भी नहीं है, माई बाप बोलते रहते हैं वहां पे है। ये बात याद रखिएगा। मैंडेमस का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट का अगर अधिकारी अगर अपना काम सही से अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में आप चाहे तो मैंडेमस के थ्रू आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में और नहीं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग एलिजिबल है यहाँ पे, है ना। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर होगा, देखिए होइएगा, अगर आप शहर में हैं तो वहां पर होगा म्युनिसिपालिटी होगा, वहां पे एक पर्सन होगा चेयरमैन, वार्ड मेंबर होंगे। और मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज्यादा गंदगी है और उस गंदगी को साफ नहीं करवाया जा रहा है, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट हो गया है आपके एरिया में और उसको साफ अगर नहीं करवाया जा रहा है ना, आपके बार बार आवेदन करने पे भी अगर जो होगा वहां पे तुमको नगर परिषद होगा, अगर बात अगर नहीं सुनता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में बोल देंगे कि सर देखिए ये हमारे आपको क्या रिप्रेजेंटेटिव है, ये अधिकारी लोग हैं, इनके पास मैंने बहुत बार कंप्लेन किया लेकिन साफ सफाई नहीं करवाए हैं, ठीक है ना। उनका वो काम है कराना है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया, अपना जिम्मेवारी नहीं पूरा किया और हमारा एरिया गंदा रह गया है यहाँ पे। उस समय जज इंस्टेंट आएगा होश में, अरे भाई ये आर्टिकल 32 के थ्रू आया हुआ है यहाँ पे, है ना। कार्य करने का आदेश तुरंत देगा, जितना जल्दी हो सके उस एरिया का जितना भी जो भी गंदगी है आपको अभी साफ करना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये मैंडेमस का है। इसीलिए जितने भी होते हैं ना अधिकारी इससे बहुत डरते हैं। रीड से जितने भी होंगे अधिकारी उन सबको डर लगता है यहाँ पे, कब क्या हो जाए पता नहीं चलेगा यहाँ पे। तीसरा जो होता है को वारंटो, और वाकई में ये मेरा बहुत फेवरेट है ना। कैसे फेवरेट है? क्योंकि मैंने इस चीज को झेल रखा है, मैंने इस चीज को झेला है यहाँ पे। को वारंटो क्या होता है? इसका मतलब होता है किस अधिकार से आप हमसे पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्लास चल रहा है यहाँ पे, कोई स्कूल में है, हम पढ़ाते हैं वहां पे हैं और काम चल रहा है ना। मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। किसी दिन मैं अब्सेंट हो गया स्कूल में अपने, और वहां पे जो प्रिंसिपल है वो देखे कि अरे आज का तो जो है क्लास मेरा खाली है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, कोई अदर पर्सन जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, ना बीएड है, ना ही आपको कोई उसने कोई एग्जाम दिया है आपको टीचर वाला, यहाँ पे कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो स्कूल में आता है बस एक गार्ड का काम करता है, गार्ड का, है ना। और उसको बोल दिया जाओ आज जाकर तुमको क्लास लेना है यहाँ पे। अब वो गार्ड चला गया सोशल साइंस के पीरियड में, आपको पहुंच गया मेरे पीरियड में, मैं तो अब्सेंट हूँ उस दिन, मैं चला गया, आपको हम स्कूल में नहीं है और वो चला गया लेने के लिए क्लास। जैसे वो क्लास में जाकर पढ़ाएगा, एक दिन दो दिन पढ़ाएगा, बच्चों को लगेगा अरे पढ़ाते थे उत्कर्ष सर, लेकिन ये कौन आ गया यहाँ पे,
बच्चे टेंशन में, अगर किसी बच्चे को अगर आइडिया इसके बारे में अगर होगा, बच्चे पहुंच जाएंगे को वारंटो के थ्रू पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे क्या जाके सर देखिए सोशल साइंस पढ़ाने का जिम्मेवारी मिला है अब उत्कर्ष सर को। लेकिन यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया गया, एक स्कूल के गाइड को बोल दिया गया कि जाकर तुमको पढ़ाना है यहाँ पे RTE राइट टू एजुकेशन हमारे इंडियन रूल बुक में है और वो हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, हमारा मूलभूत अधिकार है। और इस फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, उसको बचा के रखना आर्टिकल 32 का काम यहाँ पे है। हमारा आर्टिकल 32 हमारा RTE है, उसको वायलेट किया गया है यहाँ पे। जज साहब तुरंत एक्शन में आएंगे। अरे स्कूल मैनेजमेंट में कौन है, बुलाओ प्रिंसिपल को। स्कूल का प्रिंसिपल जाएगा और जाकर आपको को बचाने के लिए क्या बोलेगा कि अरे नहीं ना सर जो थे ना वो पढ़ा के निकले थे और एक गार्ड गया था आपको जाकर बोर्ड साफ कर रहा था, वहां पे जाके बोला गया है बोर्ड साफ करने के लिए, है ना। और बस बोर्ड साफ कर रहा था तो आपको बच्चे बोले हैं क्या कि अरे सर छूट गया है, लिखना बाकी अभी है, तो फिर वो उसको बस लिख रहा था यहाँ पे। जज बोलेगा ठीक है आपका बात मान लेते हैं यहाँ पे है, लेकिन जज एक और बात बोलेगा ठीक है अगर सर अगर उस स्कूल में आए थे पढ़ा रहे थे अटेंडेंस मंगाइए, अटेंडेंस पे देखिए जाएगा उत्कर्ष और ऑब्सेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, उत्कर्ष आया नहीं है। अब जज पकड़ेगा प्रिंसिपल को कि तुम भी गया, झूठ क्यों बोला है यहाँ पे, झूठ क्यों बोला है यहाँ पे, है ना। जो आपको था, आपको जो गेट कीपर था वो तो गया ही गया, प्रिंसिपल भी इस लपेटे में आ गए, प्लस जो आपको स्कूल में लगा होता है कैमरा लगा होता है, कैमरा के अकॉर्डिंग दिखा देगा कि हाँ 2 दिन से क्लास आपको उसी गेट कीपर ने लिया यहाँ पे है, तब उस समय एक्शन हो जाएगा। किस अधिकार से वो आदमी पढ़ाने यहाँ पे आया। एक और एग्जांपल इसका आप समझिएगा, ये एग्जांपल मेरे साथ खुद हुआ है। एक बार मैं अपने एरिया में जो चलता है ट्रेन चलता है आपको, उस ट्रेन से मुझे आना था, घर आना था घर पे, और शाम का टाइम था और उस समय हम थे क्लास 10 के स्टूडेंट थे उस समय, और हम आ रहे थे। उस समय हमको इसके बारे में उतना जानकारी आपको था नहीं, क्लास 10 में, है ना। तो हम आपको बस ट्रेन से आ रहे थे, शाम का टाइम हो गया। जैसे पहुंचा मैं स्टेशन पर, देखा कि आपको एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन का नाम था गरीब रथ। उस ट्रेन में पूरा AC बोगी होता है, पूरा AC बोगी होता है। हम बैग लिए हुए थे, शाम का टाइम था, अब सोचे कि अब ट्रेन में जाए कि नहीं जाए। हम फोन किए अपने भैया के पास, भैया ट्रेन आ रहा है गरीब रथ, क्या करें, बैठे कि नहीं बैठे। भैया बोला कि ठीक है बैठ जाओ, बोल देना स्टूडेंट है सर, कुछ अगर फाइन लगेगा तो भले फाइन दिलाएगा यहाँ पे। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। अब जैसे हम ट्रेन में बैठ गए, अब जानते हो ना जब आपको आपके पास में अगर है ना अगर टिकट अगर नहीं होता है ना तो किसी को देखकर डर लगता है, आदमी चुपचाप बैठा होगा देखते रहता है कहीं से आपको टीटी तो नहीं ना आ रहा है। अक्सर सब उम्र में बात तुमको हमारा आता ही आता है यहाँ पे है। वही चीज मेरे साथ में हुआ, मैं ट्रेन में बैठ गया और लगा चुपचाप तुम क्लास 10 में थे, उसमें बच्चे तुम रहे होंगे, तुमको ज्यादा उसमें था नहीं और इसके बारे में हमको आइडिया आपको उस समय नहीं था। तो हम क्या किए एकदम सिंपली बस आपको बैठ गए, आपको जाकर वहाँ पे और वेट करने लगे टीटी के आने का, टीटी के आने का। कोई टीटी आएगा तो हो सकता है कुछ फाइन मारेगा, बस बोल देंगे सर स्टूडेंट है कुछ कम फाइन मारिए, काम चल जाए यहाँ पे, है ना। बैठे हुए थे, जैसे ही हमारा स्टेशन आने वाला था उसके एक स्टेशन पहले एक आता है पुलिस वाला, RPF रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे जो आता है वो आता है वहां पे। और आने के बाद क्या बोलता है कि अरे उठो उठो उठो, टिकट है कि नहीं है। तो हम बोले कि सर देखिए ना स्टूडेंट है, गए थे पढ़ने के लिए, क्लास करके अपना आ रहे थे, लास्ट में यही ट्रेन मिला है और इसी ट्रेन से आपको हम क्या जा रहे हैं अपने घर चले जा रहे हैं सर, ठीक ना। तो वो क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम बैठ गए, ये ट्रेन आपको AC बोगी यहाँ पे है, ये है वो है, बहुत सारा बात हमको बोल दिया वो, ठीक ना। हम पूरा टेंशन में बोला चलो गेट पर, हम चले गए गेट पर, चले गए गेट पर खड़ा हो गए। बोले कि सर पैसा तो नहीं है, एक बार फोन कर ले भैया को अपने। हम वो बोला कि हाँ फोन कर लो। तो हम साइड में जाकर फोन लगाते हैं अपने भाई के पास। अब भाई बोलता है क्या मेरा कि का भाई, हम बोले अरे का हो मर्द है, बोल दिला ट्रेन में चढ़े के, चढ़ गए नहीं आ टीटी तो बाना पुलिस वाला पकड़ ले लेबा हमरा के, अब पैसा मांगता है। भैया बोला रुक आओ तो स्टेशन पर। भैया तुरंत क्या किया, मैंने तुमको पहुंचा, तुमको स्टेशन पर पहुंचा वहां पे, है ना। और मेरा भैया हमसे भी लंबा है, 6.5 फुट का है, लंबा चौड़ा सा एकदम पूरा बॉडी बनाया हुआ है ना। वो पहुंचता है आपको स्टेशन पे, जब आता है तो देखता है अब ट्रेन आपको स्टेशन पर लगने वाली है, आगे खड़ा है वो सिपाही खड़ा है और उसके बगल में हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं भैया कहाँ है, अरे आया कि नहीं आया, भाग तो नहीं ना गया। हमारे मन में चल रहा है अब तो हमको जेल होने वाला है, 6 मंथ का जेल होता है, अब हमको जेल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कैरियर डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। मन में बहुत सारा डर था। मेरा भैया दिखाई दिया, अरे भाई आया है, भाई प्लस भाई तबाही,
है ना। और वही भैया आया था, भैया बोला हाथ दिखाया, हाँ 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 हाँ, है ना। भैया दौड़ के आया, बोला कि क्या है क्या है क्या है। भैया मेरा हमसे लंबा है, और उस समय जो जर्सी पहना हुआ था, वो जर्सी था तुमको, आपको बीएसएफ का आपको था जर्सी था, वो पहना हुआ था। भैया आके क्या है जी, क्या है जी। तो बोला कि देखिए ना, आपको टिकट नहीं लिया। भैया बोला क्या कि आपको अधिकार किसने दिया टिकट पूछने का? क्या आपका अधिकार है? आप आरपीएफ वाले हैं, आप इसका बैग चेक कर सकते हैं कि बैग में कोई इलीगल सामान नहीं ना है, बम लेकर नहीं ना घूम रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं ना, है ना। या फिर आप पूछ सकते हैं बाबू अगर टिकट नहीं लिया हो, आप अगर ईमानदार रहते तो आप टीटी को बुलाते, टीटिया के फाइन मारता है यहाँ पे। आपको किसने अधिकार दिया पैसा मांगने का? देखिए जानकारी था उस समय, को वारंटों के बारे में जानकारी था, किस अधिकार से आपने टिकट पूछ लिया? आपका अधिकार क्या ये बोलता है टिकट पूछने का? यहाँ पे वो समझ गया कि अरे भाई ये सबके पास नॉलेज है। और उस समय वो जो था सिपाही था, पूरा स्टेशन पार करा कर छोड़ कर तब गया वहां से। ये कंडीशन होता है। ये अधिकार हमको मिलता है, हमको कहां मिलता है? रेट में मिलता है, को वारंटों के तहत। यानी किस अधिकार से आपने एक काम किया यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वो अधिकार जो है तुमको, ये जो अधिकार है, वो जो अधिकारी होगा, जो उसके पावर होंगे, वो अपने पावर के दायरे में रह के ही काम कर सकता है, अपने पावर से बाहर निकल के काम नहीं करेगा। जैसे आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, और बाइक से जा रहे हैं, किसी हवलदार ने आपको हाथ दिया जिसका एक भी स्टार नहीं है, हाथ दिया, आप बाइक रोके, तो बाइक रोकने के बाद वो आपके बाइक का चाबी नहीं निकाल सकता है। आपके बाइक का जो चाबी है उसको निकालने का वो अधिकार नहीं है। अगर चाबी निकाल लिया अगर, तब तो समझिए कि आप बचने वाले हैं, आज कोई फाइन नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीधे पूछिए उससे, को वारंटों के तहत किस अधिकार से चाबी निकाले हैं। इंडियन रूल बुक का आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A के तहत हमारे प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार होगा, हमारे बाइक पर मेरा अधिकार है, और बाइक का चाबी निकालना यानी मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करना है। यहाँ पे बात समझ आ रही है ना। तो आप उससे पूछ सकते हैं, सर किस अधिकार से अपने बाइक की चाबी निकाला है? चलिए थाना में लेकर, हमने हेलमेट अगर नहीं पहना है तो हमारा हेलमेट का फाइन देंगे, लेकिन आर्टिकल 300A के तहत हम चले जाएंगे, आपको कहां पे? कोर्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे कि आपने क्या किया, मेरे प्रॉपर्टी पर क्या किया, आपने हमला किया यहाँ पे। और उस केस में वो जो होंगे हवलदार पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और ऊपर से एक चीज और याद रखिएगा, कहीं बाइक से अगर जा रहे हैं, जो आपको थाना के जो होते हैं इंचार्ज होते हैं, 3 होते हैं स्टार वाले, एक होते हैं आपको ट्रिपल स्टार, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर बोलते हैं, डबल स्टार को हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, और सिंगल स्टार को हम बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, है ना। वो 3 स्टार में से कोई सिंगल स्टार ही आपका फाइन मार सकता है। जिसके पास स्टार नहीं है, कंधे पर स्टार नहीं होगा, वो आपका फाइन नहीं मार सकता है ना। अगर वो फाइन मारता है तो आप सीधे बोलिए कि सर मैं आपको फाइन नहीं दूंगा, आप किसी अपने अधिकारी को लेके यहाँ पे आएंगे। ये सारा अधिकार हमको यहाँ से मिलता है, को वारंट से मिलता है। यहाँ पे है जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा। अगर कोई अपने अधिकार से बाहर जाके काम करता है, को वारंट के तहत हम या तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत हाई कोर्ट जाने के लिए हम लोग एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे ये 3 जो अधिकार है, हॉबियस कर्पस से लेकर को वारंट तक, ये किस पर लागू होता है? तो बस ये अधिकारियों पर लागू होता है, कोर्ट के द्वारा बस ये अधिकारियों पर ही लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। अब जो बाकी ये जो 2 बचा हुआ है, एक को बोलते हैं प्रोहिबिशन और एक को बोलते हैं सर्क्युलर। ये जो 2 आपको है, ये आपको अधिकारी पर ना लगता है कोर्ट के ऊपर, ये लगता है कोर्ट के ऊपर, प्रोहिबिशन और सर्क्युलर, ये 2 ऐसे अधिकार हैं। अब समझते हैं यहाँ पे प्रोहिबिशन क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में आपको कोर्ट का लेवल 3 है। पहला सुप्रीम कोर्ट आता है जो बस एक ही है आपको दिल्ली के अंदर, उसके बाद से आते हैं हाई कोर्ट। जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं सबके पास हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट में हाई कोर्ट कॉमन होते हैं, जैसे आपको 7 सिस्टर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, उसका एक कोर्ट आपको है चंडीगढ़ में। ऐसे कुछ कुल मिलाकर लगभग 25 आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। और जितना भी आपको डिस्ट्रिक्ट होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको होते हैं लोकल कोर्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, तो वो कोर्ट होते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोहिबिशन जब भी लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा? तो कोर्ट के ऊपर लगता है यहाँ पे। कैसे? देखिएगा, प्रोहिबिशन इसका मतलब होता है रोकना। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन को काट सकता है कौन? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने कुछ अगर डिसीजन दिया तब कौन काटेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया, अगर फाइनल डिसीजन,
तो उसको कौन काटेगा? कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट सबका बॉस होता है, सबसे जो हाईएस्ट होता है कोर्ट इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और इंडिया में मात्र एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे, है ना। तो वही कोर्ट आपको जो होता है, अगर कोई लोअर कोर्ट के द्वारा कुछ भी अगर पनिशमेंट दिया गया तो उसको रोकने का अधिकार हाई कोर्ट के पास में है, और हाई कोर्ट के अगर कुछ भी डिसीजन दिया तो उसको रोकने का अधिकार किसको है? बस सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे है। उसी को हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। और जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है, सर्क्युलर, यानी जो भी आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा और लोअर कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर को आपको चेंज करने का अधिकार, है ना। वो अधिकार किसको होता है? तुमको हाई कोर्ट को होता है। और हाई कोर्ट ने कुछ अगर डिसीजन दिया तो उस डिसीजन को रोकने का अधिकार किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यानी आपको डिसीजन चेंज करने का अधिकार किसको आपको मिलता है? तो आपको सर्क्युलरी मिलता है। इसमें आपको जो हायर कोर्ट होगा वो रिकॉर्ड मंगा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अचानक पुलिस आया, ले गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमको, और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पहुंचे, यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया? कुछ मंथ के अंदर दे दिया, उत्कर्ष सर को फांसी दिया जाए। ले भाई, हम तो कुछ किए ही नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि हमने आपको जो गुनाह नहीं किया था वो गुनाह आपको वहां पे जाकर आपको प्रूफ हो गया है यहाँ पे। तब क्या होगा? तब तो भाई अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तब तो हमारे गला में फंदा लग जाएगा, है ना। और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए आपको हम क्या करेंगे? तुरंत भाग के जाएंगे हाई कोर्ट में, अब बोलेंगे मालिक मालिक, है ना, देखिए ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमको दे दिया है पनिशमेंट आपको मारने का जान से, यहाँ पे हमने गुनाह किया भी नहीं है। हाई कोर्ट बोलेगा ठीक है, रुक, आर्टिकल 32 के तक हम पहुंच जाएंगे वहां पे, और वहां पे जाके जितना भी आपको रिकॉर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सारा रिकॉर्ड मंगाएगा हाई कोर्ट अपने पास में। यहाँ पे हाई कोर्ट मान लीजिए देख लिया, हाई कोर्ट को लगता है कि उत्कर्ष और ही गुनहगार है, हम ही वो कांड किए हुए जो कांड हम नहीं किए हुए थे यहाँ पे, है ना। वो भी क्या कर दिया? लिख दिया सेंटेंस टू डेथ, मृत्यु की सजा, जान से मारने की सजा दे दिया हमको यहाँ पे, है ना। हम बोले कि हम कुछ किए ही नहीं यहाँ पे है, तो भाग के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट मंगाएगा तुमको सारा रिकॉर्ड, किससे? हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट सारा रिकॉर्ड जब देगा, अब सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा जांच करेगा A to Z। अगर उस जांच में अगर ये प्रूफ अगर हो गया अगर कि उत्कर्ष सर गुनाह नहीं किए हैं, है ना, तो हमारा जो पनिशमेंट मिला हुआ है वो पनिशमेंट माफ हो जाएगा। या फिर जो मैंने काम नहीं किया ये प्रूफ हो जाए कि उत्कर्ष सर से जानबूझ के गलती हो गई थी, उनको पता भी नहीं था, तो हमारा पनिशमेंट कम कर दिया जाएगा यहाँ पे। ये किससे मिलता है? तो सर्क्युलरी के अंडर मिलता है यहाँ पे। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नहीं तुम गुनाहगार है ना, तब क्या होगा? तब कहाँ भाग के जाएंगे? तब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तब हमको जेल होगा वहां पे, और वेट करना पड़ेगा कब फांसी का फंदा आएगा और कब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन फांसी के एक दिन पहले अगर कुछ ऐसा एविडेंस मिल गया जिससे हम बेगुनाह साबित हो सकते हैं, तो उस केस में बस एक ही आदमी है जो हमारे जान को बचा सकते हैं, और वो होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे हैं। उस समय कोई कुछ नहीं करेगा, इंस्टेंट भागना पड़ेगा कहाँ पे? आपको जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पे, और प्रेसिडेंट से जाकर बोलना पड़ेगा वहां पे जाके कि साहब रिकॉर्ड मिला यहाँ पे है, मेरा जो आपको पर्सन है, जो हमारा बेटा है, जो हमारे घर के लोग होंगे, वो जाएंगे बोलेंगे कि उसके मतलब लिए आपको बेगुनाही का सबूत मिल गया है, तब उस आपको फांसी को रोकने का पावर बस आपको किसको होगा? प्रेसिडेंट को होगा। प्रेसिडेंट उस फांसी को रोक सकते हैं यहाँ पे हैं, और फिर आपको जो कार्रवाई होगा वो आगे चलेगा यहाँ पे। तो ये सब जितने भी आपको चीजें हैं ये सब आते हैं आपको है रीट के अंदर। जो रीट आता है आपको आर्टिकल 32 के अंदर में आता है यहाँ पे है ना। हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा करता है वो करता है, रीट करता है यहाँ पे है। और इसके अगर इसका आपको नॉलेज अगर हो गया अगर, तो आपको भी डर नहीं लगेगा समाज के अंदर। और खासकर जो लोग आपको डरते हैं पुलिस से, उनको भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो पुलिस होती है वो हमारे आपको रक्षा के लिए होती है, हमको सेव करने के लिए होती है यहाँ पे है। आप हमको उनका कोऑपरेट करना चाहिए यहाँ पे, जितना हद तक हो सके उनका सहयोग करना चाहिए यहाँ पे, है ना। हर पुलिस वाले आपको बुरे नहीं होते यहाँ पे। और एक और बात याद रखिएगा, हर पुलिस वाले अच्छे भी नहीं होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आप अपने आप में 100% कुछ नहीं होती यहाँ पे है। कुछ बुराइयां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं यहाँ पे। लेकिन इंसान को हमेशा सोचना चाहिए पॉजिटिव, अच्छाई करना चाहिए, बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में अगर आ गया होगा यहाँ पे। इस टॉपिक को आप दिमाग में रखिएगा यहाँ पे, ताकि समाज के अंदर आपको डर नहीं लगे और आप किसी भी अधिकारी से अपना काम करा सके। यहाँ पे ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।